हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग गुरु, ए कॉम्प्रिहेंसिव कोच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, टुडे हम कार्डियक सिस्टम का पार्ट 4 देखने वाले हैं जिसमें हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हाइपरटेंशन डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ट्रांसवर्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ आर्टरी। क्या है हाइपरटेंशन? इट इज द ट्रांसवर्स प्रेशर। ठीक है, वर्ड ध्यान से देखिए। ट्रांसवर्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, किसके द्वारा? बाय द ब्लड ऑन द, कहाँ पे? इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी। कहाँ पे प्रेशर कर रहा है? इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी। अब देखते हैं, अगर ये हमारी एक आर्टरी है तो इसमें यहाँ से ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो होगा। तो अब क्या होता है? फ्लो होने की वजह से ऐसे यहाँ पे तो प्रेशर होता है। ठीक है, जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम? हाइपरटेंशन। इंटरनल वॉल्व, ठीक है, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी। तो वर्ड समझ में आ गए तीनों भी। द ट्रांसवर्स प्रेशर, ठीक है, ट्रांसवर्स, ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है हमारा? ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किससे? कौन एक्सर्ट करता है? ये हमारा ब्लड एक्सर्ट करता है। किस पे करता है? इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरीज। तो डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर है डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? ओके, तो हाइपरटेंशन एक वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे है, जो कि सबसे मेन डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन वर्ल्ड वाइड। तो हाइपरटेंशन की अगर हम ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी मानते हैं? कितनी मानते हैं भाई? नॉर्मल रेंज कितनी मानते हैं? 120 टू 140 सिस्टोलिक। ओके, ये हो गई सिस्टोलिक। और 80 टू 90 ये हो गई डायस्टोलिक। ओके, ये हो गई डायस्टोलिक। ये तो हो गई रेंज। ये क्या है? ये रेंज है। ओके, आपको अगर रेंज पूछी है तो रेंज बताना है। ओके, और अब अगर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू पूछी है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू पूछी है तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या बताएंगे? 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? ये क्या है? ये रेंज है और ये है हमारा नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल वैल्यू। समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो नंबर 1 है हमारा इसेंशियल और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, और अल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपरटेंशन। ओके, तो ये प्राइमरी या इडियोपैथिक या इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है भाई? ये क्या होता है? देखो, इसमें कॉजेस अननोन होते हैं। क्या होता है? अननोन कॉज होते हैं। ठीक है, और अननोन होते हैं, और फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। क्या हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइमरी, इसेंशियल और इडियोपैथिक। इडियोपैथिक बोला है, ओके, इडियोपैथिक बोला है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं प्री हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में ओके, तो बीपी कितना होता है? सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? सिस्टोलिक बीपी होता है हमारा, रेंज में पूछा है। ओके, रेंज में होता है 120 टू 139 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg कितनी होती है? सिस्टोलिक बीपी 120 टू 139 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, अब
प्री हाइपरटेंशन हो गया। ठीक, तो दिस इज द अर्ली वार्निंग साइन। क्या बोलते हैं हम इसको? अर्ली वार्निंग साइन। क्या बोलते हैं? अर्ली वार्निंग साइन ऑफ हाइपरटेंशन। अर्ली वार्निंग साइन, अर्ली वार्निंग साइन, अर्ली वार्निंग साइन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री हाइपरटेंशन। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं इन पेशेंट में, हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों होता है भाई? ड्यू टू एनी कोमॉर्बिडिटी, ड्यू टू एनी कोमॉर्बिडिटी। अब कौन सी हो सकती है? या तो किडनी डिसऑर्डर हो सकती है, या तो किडनी डिसऑर्डर हो सकती है, या थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वो भी बढ़ सकता है। ओके, तो ये सब हो गई हमारी सेकेंडरी कॉजेस। ये क्या हो गई? हमारी सेकेंडरी कॉजेस। तो इसके लिए हम कहते हैं इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो एक सिंपल सी बात समझने में है कि हाइपरटेंशन को कैसे बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं कि ये हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन में मेनली दो चीज़ें हैं। कौन सी है भाई? नंबर एक है कार्डियक आउटपुट, और दूसरा है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो है कार्डियक आउटपुट, एंड दूसरा है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें देखना है। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, देखो हमने क्या बोला है कि ये एक आर्टरी है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर आउटपुट बढ़ता है, जैसे नॉर्मली इस पाइप में से 80 या 100 ml ब्लड जाना चाहिए था, अब कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से यहाँ पे 200 ml ब्लड जा रहा है। ओके, तो इस पाइप में का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो गया एक तो कार्डियक आउटपुट, या तो हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जैसे हमारी ये जो आर्टरी है, इसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, या थ्रोम्बस या एम्बोलाई हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा ये ब्लड फ्लो हो रहा था, नॉर्मली ये जो ब्लड फ्लो हो रहा था, उसको यहाँ से रेजिस्टेंस आने लगा है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस आने लगा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन है हाइपरटेंशन समझने के लिए। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया था हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट नाम में ही है, मैलिग्नेंट। ओके, तो मे बी ड्यू टू एनी कैंसरस, जैसे कैंसर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। ओके, कैंसर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, कैंसर ऑफ किडनी, किडनी। ओके, इनसे क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसे हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, तो हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों भाई? साइलेंट किलर क्यों कहते हैं हाइपरटेंशन को? क्यों कहते हैं बताइए? साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर? क्योंकि ये जब तक इसके ऑब्वियस साइन या नॉर्मल रेंज से ऊपर नहीं जाता है, तो पहले कोई भी साइन नहीं दिखाता है। ओके, हाइपरटेंशन जब तक उसकी नॉर्मल रेंज से ऊपर नहीं चला जाता, तब तक कोई भी साइन आपको दिखाता नहीं है। तो इसको कहते हैं हम साइलेंट किलर डिसीज। क्या कहते हैं? साइलेंट किलर डिसीज। ओके, तो अब देखते हैं, क्लासिफिकेशन तो हो गया हमारा। ओके, क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर देखते हैं। ओके, तो रिस्क फैक्टर में दो चीज़ें हैं। एक तो है मॉडिफाइबल, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल, और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल।
नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो देयर आर चांसेस टू गेट हाइपरटेंशन। ओके, सो आपको भी हाइपरटेंशन होने की संभावना होती है। ठीक है, मेल में हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन फीमेल। ओके, मेल में हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन फीमेल। नेक्स्ट, ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी है तो कैसे हाइपरटेंशन होगा? ओबेसिटी है तो कैसे हाइपरटेंशन होगा? देखो भाई, ये हमारी तो है ब्लड वेसल। ओके, अगर ओबेसिटी है तो क्या है, हमारे जो फैट डिपोजिशन है वो ज़्यादा होता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो ये फैट क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर डालता है, हमारी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने की वजह से हमारी आर्टरी जो है वो नैरो होने लगती है। तो हमारी आर्टरी नैरो होने लगती है, इसके वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जैसे हमारी ये जो वेसल्स है, तो जैसे यहाँ पे फैट का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो ये वेसल्स क्या करेंगी, यहाँ पे जाके इसको ब्लड सप्लाई करने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ेगा। और जब हमारा हार्ट एक्स्ट्रा ब्लड पंप करेगा तो ये आर्टरी तो उतनी ही थी जितने पहले थी। ओके, जितनी थी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन ये फैट बढ़ने की वजह से, इस फैट की बढ़ने की वजह से हमारे आर्टरीज में प्रेशर फैट की बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड की डिमांड बढ़ गई। ब्लड की डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा हार्ट फास्ट बीट करने लगा, पंप करने लगा। फास्ट पंप करने की वजह से हमारी आर्टरीज पे प्रेशर बढ़ने लगा। ठीक है, समझ में आ गया ओबेसिटी कैसे करता है कॉज हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट देखते हैं एज। ओके, एज तो अडल्ट एज में दैट इज मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 45% तक हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अडल्ट, जैसे मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है तो। ठीक है, देन इथनिसिटी। ओके, देन देखते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें से कोई भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अब, लेकिन यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे ऑफिस में ही बैठना है, ज़्यादा काम नहीं है, ओनली मेंटल स्ट्रेस का काम है, बैठे बैठे काम करना है, तो यह सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इससे भी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? जैसे देखो, हम कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट को पंप ज़्यादा करता है और हमारी वेसल्स की भी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, हमारी मसल पावर भी बिल्डअप होती है। तो इसकी वजह से हमारी ये जो वेसल्स है ये तंदुरुस्त बनी रहती है एक्सरसाइज की वजह से, तो इसलिए हमारी हाइपरटेंशन नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। ओके, देन स्मोकिंग कैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है। देखो, जैसे ही स्मोकिंग में क्या होता है, मोस्टली निकोटीन होता है। ओके, निकोटीन होता है तो ये क्या करता है, हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, हमारा ये जो है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट्स। हाई सॉल्ट या कैफिनेटेड बिहेवियर अगर आप लोगे तो हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई सॉल्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन करता है। इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखो, ये अगर आपको एक स्लाइड समझ में आ जाएगी तो हाइपरटेंशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरा समझ में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, स्लाइड क्लियर है सबको? देखिए, स्लाइड क्लियर है। ओके, तो देखते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी कॉजेज देखते हैं। ओके, प्राइमरी कॉजेज, या तो आपका सोडियम इनटेक ज़्यादा होगा, ओके,
या तो आपका सोडियम इंटेक ज़्यादा होगा या पोटेशियम का आपको कमी होगी, ठीक है, या सोडियम इंटेक ज़्यादा होगा या पोटेशियम की कमी होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। देखो क्या होगा, हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी ये जो आर्टरीज है यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है। फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। अगर जेनेटिक फैक्टर है तो सेम है, हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और हमारे कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है और वेसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो हमारे नॉरएपिनेफ्रिन जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम में आते हैं तो वो सिक्रेट होने लगेंगे। तो ये सिक्रेट होने के बाद क्या होगा, हमारा हार्ट बीट करना या पंप करना स्टार्ट कर देगा, फास्ट स्टार्ट पंपिंग करेगा और फास्ट पंपिंग करने की वजह से यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन होगा। ओके, तो आपको प्राइमरी समझ में आ गया और साइकोलॉजिकल भी समझ में आ गया। रीनल हाइपरटेंशन देखते हैं, दूसरा देखते हैं रीनल हाइपरटेंशन, कैसे किडनी हाइपरटेंशन कॉज करती है। ठीक है, इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। देखो, अगर हमारी रीनल इस्चेमिया हो गया, ओके, रीनल इस्चेमिया हो गया तो क्या करेगी हमारी किडनी, यहाँ पे देखिए क्या करेगी हमारी किडनी, रेनिन सिक्रेट करना चालू कर देगी। क्या करेगी, रेनिन सिक्रेट करना चालू करेगी। अभी रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को क्या करता है, यह है हमारा रेनिन, ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है रेनिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड। ओके, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब देखते हैं कि किसके थ्रू होता है ये होता है एसिटाइल कोलिन से ये हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। किससे होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। किससे होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो बैरोरिसेप्टर हमारे कहाँ पे है, मैकेनिज्म में देखेंगे हम वैसे डिटेल में, लेकिन बैरोरिसेप्टर वैसे कहाँ पे होते हैं, दो जगह पे हैं। देखो, एक तो है आर्च ऑफ आवर्टा पे, और दूसरे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो ये बैरोरिसेप्टर क्या है, बैरो मतलब प्रेशर, ओके, बैरो मतलब प्रेशर और रिसेप्टर मतलब जो कि सेंस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, बैरो रिसेप्टर। वर्ड को देखिए, वर्ड को हम काट देंगे बीच में से, तो देखते हैं बैरो और रिसेप्टर। अब बैरो रिसेप्टर हो गया, तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम बीपी कैसे नापते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ये बैरो रिसेप्टर क्या है, हमारे नेचुरल स्पिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, ये नेचुरल स्पिग्मोमैनोमीटर है। जैसे ही हमारा बीपी कम हो जाता है ये नाप लेते हैं और उसके हिसाब से एक्शन करना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही बैरो रिसेप्टर हमारे किडनी में भी है। ठीक है, बैरो रिसेप्टर ऐसे ही हमारे किडनी में भी है। जैसे ही बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारा रेनिन सीक्रेट होता है। क्या होता है, हमारा रेनिन सीक्रेट होता है। फिर रेनिन क्या करता है भाई, हमारा एंजियोटेंसिनोजेन से
एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन जाता है। कौन सा बन जाता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की हेल्प से हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है। कौन सा बन जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। तो ये हो गई किडनी के हमारी रेनल हाइपरटेंशन कैसे होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हमने देखा एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया। अब सेकंड बनने के बाद उसमें क्या होगा? तो एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट्स इनटू अल्डेस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट इनटू अल्डेस्टेरोन। ओके, अल्डेस्टेरोन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? हमारा सोडियम रिटेंशन होगा, सोडियम रिटेंशन होने के बाद क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारा हार्ट क्या कर देगा? पंप ज़्यादा करने लगेगा। पंप ज़्यादा करने की वजह से क्या होगा? हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे किडनी हमारा हाइपरटेंशन कॉज करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी किडनी के वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल भी कैसे एक्ट करता है। देखते हैं हार्मोनल, यहाँ पे देख पा रहे हैं सब लोग? ओके, तो हार्मोनल देखते हैं अभी, हार्मोनल कॉजेस। ठीक है, अब हाइपोफाइसिस, जो हमारा हाइपोफाइसिस है वो क्या करता है भाई? एक तो कॉर्टिसोल हमारी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे है एक्ट कर जाता है। क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? जैसे ही हमारी कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी होगी तो ये ब्रेन को सिग्नल भेज देगा कि हमारे पास कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी है। ब्रेन क्या करेगा? हमारा हाइपोफाइसिस क्या करेगा? हाइपोफाइसिस, दो हाइपोफाइसिस होते हैं, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ये हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करेगा? ACTH का सिक्रेशन करेगा। ACTH का सिक्रेशन करने के बाद ये कहाँ पे एक्ट होगा? हमारी ये जो एड्रेनल है उसकी कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। तो क्या होगा फिर? एड्रेनल कॉर्टेक्स के एक्ट करने के बाद हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेट होने लगेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होने के बाद क्या होगा? हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपको ये समझ में आता है तो हाइपरटेंशन पे क्वेश्चन आने दो, कैसे भी आने दो, आप उसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है? हमारा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, तो कितने टाइप है भाई? कितने टाइप्स है? तो है हमारे 4 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो नंबर 1 है हमारा पोस्चुरल हाइपरटेंशन। क्या हो रहा है पोस्चुरल हाइपरटेंशन में? पोस्चुरल हाइपरटेंशन, जैसे ही पेशेंट चेंजेस पोजीशन हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन होता है। जैसे ही पेशेंट अगर लाइन डाउन पोजीशन है और सिटिंग में हो जाता है या स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाता है तो उसका अचानक से बीपी फॉल होने लगता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो ये हो गया हमारा पोस्चुरल। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसे कहते हैं भाई? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जो हाइपरटेंशन हमारे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है। बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स ने। ओके, जो हाइपरटेंशन हमारा हेल्थ केयर वर्कर ने डायग्नोस किया होगा। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डायग्नोस किया होगा तो उसको कहते हैं हम व्हाइट कोट। इसीलिए तो कहते हैं व्हाइट कोट। ठीक है, तो
नेक्स्ट देखते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट देखा हमने, ओके, मैलिग्नेंट देखा ड्यू टू एनी मैलिग्नेंसी टू द किडनी और टू योर एड्रेनल ग्लैंड, तो इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। देन हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलते हैं भाई? यहाँ पे क्या होता है, एक्सिलरेटेड, इसको क्या कहते हैं हम, और एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन। एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन क्या होता है इसमें? अचानक से पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मोर देन 200 सिस्टोलिक, मोर देन 200 सिस्टोलिक एंड मोर देन 110 डायस्टोलिक, ओके, मोर देन 110 डायस्टोलिक। तो अब अगर ये ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी ये जो रेटिना की हमारी ये जो रेटिना की वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है। क्यों डैमेज होती है? जैसे देखो, अब ये तो बड़ी आर्टरी हो गई, हमारी रेटिना में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज है। अगर इसमें थोड़ा ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ जाता है तो क्या करती हैं, ये कोऑपरेट नहीं कर पाती है, ओके, ये कोऑपरेट नहीं कर पाने की वजह से ये बर्स्ट हो जाती हैं और फट जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारी रेटिना डैमेज होती है और हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है, देन हमारा हार्ट में भी अचानक से स्टॉप हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है। बिकॉज अगर हमारा हार्ट फास्ट या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से वर्क कर रहा है तो क्या होगा कि ये एक बार वेंट्रिकल्स की मसल्स थक जाएंगी। क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स की मसल थक जाएंगी, तो और थक जाने के बाद अचानक से हार्ट हमारा बीट करना स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो, हमें कॉजेस समझ में आ गया, ठीक है, कॉजेस समझ में आ गया, पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। तो अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने आप समझ में आएंगे। देखो, फटीग हो रहा है, क्यों फटीग हो रहा है? हमारी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है, और हमारी O2 की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, ड्यू टू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस या तो फिर हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ने की वजह से या फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से। हमारा हार्ट तो ज़्यादा काम कर रहा है ना, ठीक है, हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, इसकी वजह से हमें फटीग होता है। ठीक है, देन रिड्यूस एक्टिविटी टॉलरेंस। क्यों एक्टिविटी टॉलरेंस? बिकॉज हमारी बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन हैं, किडनी, लंग, लिवर एंड ब्रेन, ये जो वाइटल्स ऑर्गन है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारी एक्टिविटी टॉलरेंस कम होगी। इसके बाद क्या होगा? डिजीनेस होगा। क्या होगा? डिजीनेस होगा। देन पाल्पिटेशन भी होगा। ओके, देन अंजाइना पेक्टोरिस। अगर ये हमारा जो ब्लॉकेज वगैरह है, ये ब्लॉकेज अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में आ जाता है, कोरोनरी आर्टरी में आ जाता है, तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारे अंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। क्या हो सकता है? अंजाइना पेक्टोरिस ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द कोरोनरी आर्टरीज थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज टू द मायोकार्डियम। ओके, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। ओके, समझ में आ गया। देन डिस्निया भी हो सकता है। क्यों हो सकता है डिस्निया? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलने की वजह से डिस्निया हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? नंबर 1 है टारगेट ऑर्गन डिसीज। टारगेट ऑर्गन डिसीज कौन से हो सकते हैं? हमारा हार्ट है, किडनी है, ब्रेन, आइज एंड पेरिफेरल वेस्कुलेचर। तो ये हमारे, ये अगर हाइपरटेंशन कंटिन्यूसली क्रोनिक अगर रहता है
तो हमारी हार्ट, किडनी, ब्रेन, आइज एंड पेरिफेरल वैस्कुलेचर को डैमेज कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, अगर इस वेसल में कंटिन्यूअसली प्रेशर अगर बढ़ते रहेगा, अगर कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ते रहेगा तो यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ये अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। अथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे प्लेग जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लेग जमा हो जाएगा, मतलब एक कोलेस्ट्रॉल का प्लेग जमा हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्लेग जमा हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस पैदा करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा और हमारे ये टारगेट ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, देन हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेस जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या हार्ट फेल्योर। मैंने बताया हार्ट फेल्योर कैसे होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हार्ट काम कर रहा है। ठीक है, जितना करना चाहिए था नॉर्मली उससे ज़्यादा कर रहा है काम, तो अचानक से हार्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, देन सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज लाइक स्ट्रोक। ओके, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज लाइक स्ट्रोक क्यों होगा? बिकॉज देखो, हमारी ब्रेन कितना ब्लड लेता है? टोटल ब्लड कितना लेता है? टोटल वॉल्यूम के 1/4 हमारा ब्रेन को जाता है ब्लड। ओके, 1/4 हमारा ब्रेन को जाता है। और ब्रेन में जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, वो बहुत छोटी छोटी होती है। तो छोटी छोटी होने की वजह से यहाँ पे भी अथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद, ओके, तो अथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद प्लेग बन जाएगा। प्लेग बनने के बाद हमारा इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक हो सकता है। देन रेटाइनल डैमेज बताया, स्मॉल कैपिलरीज होने की वजह से कैपिलरीज की इंटीमा को अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और आपका ब्लड रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपके वेसल्स को इंजुरी हो जाएगी। ठीक है, देन अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारा एक हाइपरटेंशन के बारे में एक ग्रॉसली हमने बता दिया। एक हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं 1 मिनट का, जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी ब्लड वेसल्स प्लेग बनने की वजह से रेजिस्टेंट होता है और प्लेग कैसे बनता है। ठीक है, देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो। देखो, अब हमारी हार्ट कैसे पंप कर रहा है, देखते हैं। देखो, यहाँ से पूरे बॉडी को पंप करता है। देखो, पूरे बॉडी को ब्लड जा रहा है। ओके, और इस वेन की द्वारा वापस मिलेगा। ठीक है, तो बीपी कितना है? नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। तो हमारी ये जो देख रहा है ब्लड सेल्स ज़्यादा यहाँ पे जमा हो गई। ज़्यादा जमा होने की वजह से हमारा हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो हम उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट बट स्वीट वीडियो रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन, मैकेनिज्म देखेंगे हाइपरटेंशन की, और हाइपरटेंशन रिलेटेड मेडिकेशंस भी हाइपरटेंशन में कौन से यूज़ होते हैं वो देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जिसके हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरु के साथ, और नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।